रघुनंदन। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का ब्रेकिंग न्यूज यूक्रेन से। यूक्रेन में चल रही जंग के बाद रूस की सेना ने बयान जारी किया है। रूस की सेना के मुताबिक रूस की फौज इस वक्त यूक्रेन में कई जगहों पर कब्जा कर चुकी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है कि उन्होंने अपनी फौज को यूक्रेन के सैनिकों के साथ सम्मान से पेश आने के निर्देश दिए हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा इससे कुछ अलग है। यूक्रेन ने दोहराया है कि वो रूस के आगे झुकेगा नहीं। आखिरी दम तक यूक्रेन की फौज लड़ाई लड़ती रहेगी। ये जंग सुबह शुरू हुई जब सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही रूस ने जंग शुरू कर दी। कई दिशाओं से रूस की फौज ने यूक्रेन में घुसना शुरू कर दिया और उसी वक्त रूस की तरफ से यूक्रेन पर हवाई हमले भी शुरू कर दिए गए। मिसाइलें दागी गई, लड़ाकू विमानों से बम बरसाए गए। कुछ जगहों पर तो यूक्रेन ने रूस के कुछ फाइटर जेट भी गिरा दिए। नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि रूस ने उसी वक्त खास तौर पर यूक्रेन की फौज के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यूक्रेन की फौज के एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया गया। दक्षिणी सीमा के पास यूक्रेन के एक एम्यूनिशन डिपो को भी मिसाइल से निशाना बनाया गया। ऐसे जोरदार हमलों से यूक्रेन की फौज बुरी तरह बैकफुट पर आ गई है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की फौज ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की सड़कों पर रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलती हुई दिखी हैं। यूक्रेन के आसमान में रूस के फाइटर जेट उड़ान भरते हुए दिखे हैं। यूक्रेन के शहरों में रूस की फौज कहर बरपा रही है। वहां के लोग इस वक्त दहशत में हैं। लोगों के घरों पर बम गिर रहे हैं, सड़कों पर बम गिरे हैं। अफरा तफरी, डर और हंगामे का माहौल है। रूस ने आखिरकार यूक्रेन पर हमला कर दिया और एक साथ कई दिशाओं से यूक्रेन पर पुतिन की फौज ने धावा बोल दिया। बम और मिसाइल तो बरसी ही, जमीन पर भी पुतिन की सेना यूक्रेन में दाखिल होने लगी। जिसके बाद सबसे पहले यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर हमले शुरू हुए। यूक्रेन की वायुसेना के ठिकाने से धुआं उठता हुआ दिखने लगा। यूक्रेन की सेना के लिए बहुत बड़ा झटका था। हालांकि इससे पहले यूक्रेन ने रूस की सेना के कुछ फाइटर जेट गिराने का भी दावा किया। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रूस के एक मिग में आग की लपटें उठती दिखने लगी। यूक्रेन के आसमान में उड़ रहा ये फाइटर जेट धीरे धीरे नीचे आने लगा। कुछ ही पलों में फाइटर जेट जमीन से टकराया और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। रूस की सेना की पूरी कोशिश हवाई हमलों से यूक्रेन की फौज को चौंकाने की रही। एक साथ बमों की बारिश ही नहीं हुई बल्कि मिसाइलें भी दागी गईं। यूक्रेन की फौज के एम्यूनिशन डिपो यानी हथियारों के गोदाम पर भी हमला हुआ। यूक्रेन के कई शहरों से मिसाइलों के गिरने की तस्वीरें सामने आई। हवाई हमलों में माहिर माने जाने वाले रूस के पैराट्रूपर्स भी यूक्रेन में दाखिल हो गए। एक तरफ यूक्रेन पर हवाई हमले हो रहे थे तो दूसरी तरफ रूस की फौज जमीन के रास्ते से भी यूक्रेन में दाखिल होने की कोशिश में लगी थी। रूस की सेना यूक्रेन को पहले से पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरे हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि रूस की फौज ने किसी एक दिशा से यूक्रेन में घुसने की गलती नहीं की बल्कि 3 दिशाओं से एक साथ यूक्रेन की फौज पर हमला बोला। रूस की सेना के टैंक यूक्रेन की सड़कों पर चलते हुए दिखे। यूक्रेन में जैसे खलबली सी मच गई। मिसाइल के गिरने से हुए धमाके का एक वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि बिल्डिंग के अंदर शायद ना तो किसी की जान बची होगी और ना ही कुछ और बचा होगा। एक जोरदार ब्लास्ट और उसके बाद धूल का गुबार। अगले ही पल शोलों में धधकती हुई इमारत दिखने लगी। यूक्रेन की सड़कों पर भी बमबारी के निशान दिखने लगे। एक वीडियो सामने आया जिसमें सड़क पर एक साइकिल गिरी दिखी। उसके पास एक गड्ढा दिखा जिसकी वजह से माना जाने लगा कि कोई बम गिरा, जिसकी चपेट में साइकिल सवार भी आ गया। पास में खड़ी गाड़ियां भी बुरी तरह टूटी हुई दिखी। ये समझना मुश्किल नहीं था कि यहाँ बेहद ताकतवर बम गिरा है, लेकिन सड़क तो क्या, लोगों के घर तक पर बमबारी हुई। ऐसा ही एक घर का वीडियो सामने आया। घर के अंदर एक पिलर आकर गिर गया। कंप्यूटर टेबल पूरी तरह मलबे में बदल गई। ऐसी बहुत सी इमारतें दिखी जहां रूस की फौज के खतरनाक बम और मिसाइल पहुंचे। लोगों के घर पल भर में खंडहर में बदल गए। डर और मातम का माहौल बन गया। यूक्रेन के शहरों में लोग खौफ का साया महसूस करने लगे क्योंकि रूस की फौज के हमले बेकाबू थे। इतने बेकाबू कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा था। केवल फौज के ठिकाने नहीं, लोगों के घर, कारखाने, स्कूल, मैदान, सड़कें, कहीं से भी लपटें और धुआं उठता हुआ दिखने लगा था। और कुछ ही घंटों के बाद यूक्रेन की तरफ से हमले की जानकारी दुनिया के साथ साझा की गई, जिसमें यह बताया गया कि कौन कौन सी जगहों पर रूस की फौज दाखिल हो चुकी है। इनमें साफ तौर पर बताया गया कि यूक्रेन की राजधानी कीव में हमला हुआ है। यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस की सीमा से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर कीव है, जहां रूस की सेना की मिसाइलें भी पहुंची और फाइटर विमानों ने भी बम बरसाए। उत्तर पूर्व में यूक्रेन का बहुत बड़ा शहर है खार्किव, यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा राज्य और सबसे अहम भी। अहम इसलिए भी क्योंकि इसकी सीमा रूस से भी लगती है और उन दोनों प्रांतों से लगती है जिन्हें रूस ने अलग देश घोषित किया हुआ है, लुहांस्क और डोनेट्स्क।
प्रांत से भी खार्किव की सीमा लगती है। यूक्रेन ने साफ कहा कि खार्किव में यूक्रेन की फौज दाखिल हो चुकी है, मतलब उत्तर में बेलारूस के पास और उत्तर पूर्व में खार्किव, जबकि पूर्व में यूक्रेन के वही 2 राज्य जहां विद्रोहियों का कब्जा है, वहां से भी बमबारी होती रही। वो तो पिछले 1 हफ्ते से यूक्रेन के लिए मुश्किल बनी हुई है। और दक्षिण में क्राइमिया के पास से भी रूस की फौज ने यूक्रेन में घुसने की कोशिश की। दक्षिण में काला सागर के पास यूक्रेन का एक शहर है ओदेसा, और ओदेसा में भी रूस के बम और मिसाइल पहुंची। जबकि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में एयरपोर्ट समेत अलग अलग इलाकों पर भी हमले शुरू कर दिए। इसके लिए रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर कीव में घुसते दिखाई दिए। और वहां से आई एक तस्वीर में दिखाई दिया कि आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टरों ने एक जगह पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां आग के गोले उड़ते नजर आए। एक तरफ ये हमला हो रहा था तो दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जाहिर है वहां भी रूस के हेलीकॉप्टरों ने हमला किया होगा, क्योंकि कुछ लड़ाकू हेलीकॉप्टर जब आगे की तरफ चले गए तभी एक के बाद एक कई और हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगे। कीव में घुसने वाले रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की गिनती मानो खत्म ही नहीं हो रही थी। और इस बीच शहर में धुएं के और गुबार भी आसमान की तरफ उठते नजर आए। और सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही नहीं, रूस ने लड़ाकू विमानों को भी हमले में लगा दिया और यूक्रेन की राजधानी फाइटर प्लेन की गरज से थर्रा उठी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में रूस के लड़ाकू विमान कीव के आसमान में मंडराते दिखाई दिए। पहले 4 फाइटर प्लेन तेजी से एक इमारत के ऊपर से उड़कर जाते नजर आए। इसके बाद उन विमानों के पीछे ही 4 और लड़ाकू विमान वहां से तेजी से गुजर गए। कीव पर हवाई हमले होते ही पूरे शहर में सायरन की आवाजें गूंजती सुनाई दी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर छिप जाने की चेतावनी दी गई, लेकिन शहर के ऊपर से रूसी जंगी जहाजों का गुजरना जारी रहा। राजधानी पर हमला होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लोगों से नहीं घबराने की अपील की। Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. लेकिन हवाई हमले के बाद सायरन की आवाज सुनते ही कीव में भगदड़ जैसे हालात दिखाई दिए। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। हवाई हमले के बाद जान बचाने के लिए लोग कीव से भागते दिखे। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने देश के लोगों से भरोसा बनाए रखने की अपील की। Ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. कीव में ऐसे हालात के बीच एक आदमी सड़क पर एक मलबे का वीडियो बनाते दिखाई दिया। वीडियो में दावा किया गया कि सड़क पर बिखरे लोहे के बड़े बड़े टुकड़े रूस की तरफ से दागी गई क्रूज मिसाइल के हैं। वीडियो बना रहे आदमी ने वहां बिखरे हर टुकड़े को एक एक कर दिखाया। लंबे तनाव के बाद रूस ने सुबह यूक्रेन पर हमला कर दिया। आपको बताते हैं कि इस युद्ध की शुरुआत सुबह कितने बजे हुई और उसके बाद कब कब और क्या क्या हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुबह करीब 8:30 बजे ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने दूसरे देशों को चेतावनी दे डाली कि अगर किसी ने इस मामले में दखल दी तो उसे उसके बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जिसके कुछ ही देर बाद 9:05 पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस के इस कदम की आलोचना की और कहा कि इस युद्ध में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। बाइडेन का ये बयान आने के ठीक 11 मिनट बाद यानी 9:16 पर पूर्वी यूक्रेन के मारियुपोल से धमाके की खबर आई और सुबह 9:30 बजे यूक्रेन सरकार ने राजधानी कीव का एयरपोर्ट खाली करवाना शुरू कर दिया, जिसके 15 मिनट बाद यानी कि 9:45 बजे से कीव धमाकों से गूंजने लगा। इसी समय खार्किव और डोनेस्क में भी धमाके सुनाई दिए। सुबह 10 बजे यूक्रेन के विदेश मंत्री ने बयान जारी किया और दुनिया को बता दिया कि रूस ने फुल स्केल वॉर की शुरुआत की है। करीब 10:15 बजे यूक्रेन ने रूस को जवाब देने के लिए अपने सभी एयर स्पेस बंद कर दिए, जिसके बाद 11 बजे रूस ने ही यूक्रेन की सीमा के नजदीक जाने वाली सभी घरेलू फ्लाइट्स 2 मार्च तक कैंसिल कर दी। 11:35 पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने देश को संबोधित किया और 12:18 पर खबर आई कि यूक्रेन के कुछ इलाकों पर रूस समर्थित अलगाववादियों ने कब्जा कर लिया है। जिसके 12 मिनट बाद यानी कि 12:30 बजे यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 5 विमान मार गिराए हैं। यही नहीं, 15 मिनट बाद मतलब 12:45 पर यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के हमले में 8 लोग मारे गए हैं। युद्ध के बीच 3 बजे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से कहा कि अगर वो देश को बचाने की इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं तो आगे आएं।
क्योंकि रूस की सेना ने यूक्रेन पर कई हिस्सों में कई तरफ से हमला बोल दिया। इसके बाद रूसी सैनिकों और यूक्रेन की सेना में घमासान शुरू हो गया और रूसी टैंकों ने यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जो कि बेलारूस के रास्ते यूक्रेन में घुसे। वहां से आए एक वीडियो में दिखाई दिया कि एक के बाद एक कई टैंक सड़क के रास्ते यूक्रेन में दाखिल हो गए। जिस रास्ते ये टैंक आए वो यूक्रेन, रूस और बेलारूस तीनों देशों की सीमाओं के पास बना एक चेक पॉइंट था। यूक्रेन की सरकार के मुताबिक इसके बाद रूस की सेना वहां के कई शहरों में फैल गई और हमले करने लगी, जिसकी एक तस्वीर आई वहां के मारियापुल शहर से, जहां यूक्रेन की सेना के एक बेस पर बड़ा हमला किया गया। हमले के बाद वहां यूक्रेन की सेना की कई गाड़ियां जलती दिखाई दी। यही नहीं, रडार लगी एक गाड़ी में भी आग लग गई। रूसी सेना के हमले के बाद यूक्रेन के कई सैनिक बेस से अपने हथियार और दूसरे सामान लेकर बची हुई गाड़ियों में रखते नजर आए। लेकिन रूस के हमले यही नहीं रुके, उसने यूक्रेन के कई और शहरों को निशाना बनाया। हालांकि कई हिस्सों में उसे यूक्रेन की सेना का तगड़ा जवाब भी मिला। और ऐसा ही देखने को मिला वहां के एक शहर खार्किव में, जहां यूक्रेन की सेना ने रूसी आर्मी के 4 टैंकों को मार गिराने का दावा किया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क पर 2 टैंक बुरी तरह जले हुए दिखाई दिए, जिनमें से धुआं निकल रहा था। वहीं पास में एक शव भी पड़ा हुआ था, जो किसी सैनिक का लग रहा था, जबकि सड़क के दूसरी तरफ भी एक जलता हुआ टैंक नजर आया। यूक्रेन ने भले ही रूसी टैंकों को ध्वस्त करने का दावा किया, लेकिन उसकी सेना यूक्रेन के कई दूसरे इलाकों में घुसती दिखाई दी। वहां के खेरसोन प्रांत में भी रूस के टैंक और हेलीकॉप्टर पहुंच गए। लेकिन इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी यूक्रेन ने रूस के सामने सरेंडर से इनकार कर दिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी हमले का करारा जवाब दिए जाने का दावा किया, जबकि रूस की ओर से यूक्रेन की सेना के सरेंडर का दावा किया गया था। जिसके बाद खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति सामने आए और उन्होंने रूस के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि यूक्रेन की ओर से रूस के हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने रूस के हमले की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की अगुवाई वाले नाजियों की मक्कारी से कर दी और रूस के साथ सभी राजनयिक रिश्ते तोड़ने का भी ऐलान कर दिया। У лікарнях потрібна кров. Будь ласка, прошу, долучайтесь, ставайте донорами крові для наших захисників. वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी हमले से निपटने के लिए अपने देश के लोगों से एकजुट होने की अपील की और एक ट्वीट के जरिए ऐलान किया कि देश की रक्षा करने के लिए आगे आने वाले लोगों को हथियार दिए जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने लोगों से अपने शहरों के चौराहों पर आने की अपील की। इससे पहले यूक्रेन की सेना के कमांडर इन चीफ ने भी रूस के सामने सरेंडर से इनकार कर दिया, जिसके लिए उन्होंने फेसबुक पर बयान भी जारी किया। Не планируем и не захватываем российские земли. Мы будем защищать с упорством и осерением. इस सब के बीच यूक्रेन ने रूस के 5 लड़ाकू विमान, 1 हेलीकॉप्टर और 50 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा भी किया। वहीं अपने देश में रूस की सेना के हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना ने भी कमर कस ली। यूक्रेन की सेना की बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला जंग में शामिल होने के लिए निकलता नजर आया। बताया गया कि काफिला उन सैनिकों की मदद के मकसद से निकला जो पहले से ही रूस के खिलाफ लड़ाई के मैदान में जुटे हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना की ओर से भारी बमबारी होने का दावा किया। Папа, я вас люблю, все будет нормально. Короче, нас поебашили градом. इस जंग के बीच यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सेना के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 उड़ान भरते नजर आए, जो दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर माने जाते हैं, क्योंकि इनकी मदद से रूसी सेना 18,000 फीट की ऊंचाई से भी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल छोड़ सकती है। यही नहीं, इन हेलीकॉप्टर के जरिए रॉकेट भी लॉन्च किए जा सकते हैं और एंटी शिप मिसाइल भी दागी जा सकती है। रूस के इन घातक हथियारों के आगे यूक्रेन की सेना कहीं नहीं ठहरती। रूस दुनिया के उन 5 देशों में एक है जो अपनी सेना पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। अमेरिका के बाद रूस की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है और यूक्रेन उसकी फौज की गिनती तो टॉप 20 देशों में की जाती नहीं रही है। एक ताज़ा अनुमान के मुताबिक रूस की सेना में 9 लाख सैनिक हैं और यूक्रेन की सेना में इसके 1/4 से भी कम। यूक्रेन के पास महज 2,09,000 जवान हैं। सेना में जो सैनिक रिजर्व में रखे जाते हैं उसमें भी रूस यूक्रेन से बहुत आगे है। रूस के पास 20 लाख ऐसे सैनिक हैं और यूक्रेन के पास 9 लाख रिजर्व फौजी है। हथियारों के मामले में भी यूक्रेन रूस से बहुत पीछे है। रूस के पास 7,500 से ज़्यादा तोपों का जखीरा है, तो यूक्रेन के पास 2,000 से कुछ ज़्यादा तोपें हैं। रूस के पास 30,000 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं। वहीं उसके पड़ोसी यूक्रेन के पास 12,303 और टैंकों के मामले में तो रूस का कोई सानी ही नहीं है। यूक्रेन तो क्या, अमेरिका भी रूस से पीछे है।
रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा टैंकों का बेड़ा है। रूस के पास करीब 12,500 टैंक हैं और यूक्रेन के पास 3,000 से भी कम। रूस लगभग 550 अटैक हेलीकॉप्टर का मालिक है और यूक्रेन के अटैक हेलीकॉप्टरों की तादाद तो दहाई के आंकड़े में ही सिमटी हुई है। उसके पास ऐसे 34 हेलीकॉप्टर हैं। रूस के पास 1500 से ऊपर लड़ाकू विमानों की टोली है और यूक्रेन के पास तो 100 फाइटर जेट भी नहीं है। मतलब सीधी सी बात है कि रूस और यूक्रेन की सैन्य ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। रूस से अकेले लड़ना यूक्रेन की बस की बात नहीं और रूस से इस जंग में यूक्रेन अकेला है भी नहीं। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन नाटो उसके साथ खड़े हैं और इसी वजह से जंग का पूरा सीन ही पलट जाता है, क्योंकि नाटो 30 देशों का एक ऐसा मिलिट्री अलायंस है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देश तो हैं ही। नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और टर्की जैसे रूस के पड़ोसी भी हैं और स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया जैसे यूक्रेन पड़ोसी देश भी हैं उनके। और ये तो बस 16 देश हैं। यूरोप में 14 देश और हैं जो नेटो का हिस्सा हैं। अगर नेटो जंग में कूदा तो ये सभी 30 देश रूस पर धावा बोल देंगे और जब इतने देश लड़ेंगे तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। और अगर ये हुआ तो ये जंग रूस के लिए आसान नहीं होगी। नाटो के 30 देशों की सेनाएं रूस की सैन्य ताकत पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि रूस के पास भले 9 लाख सैनिक हैं, लेकिन नाटो के देशों की सेनाओं के सामने ये आंकड़ा बौना दिखता है। नाटो के पास 21,15,000 सैनिक हैं, मतलब रूस से दोगुने से भी ज़्यादा। वहीं रूस के पास 4,000 से ज़्यादा विमान हैं, तो नाटो के विमानों की तादाद इससे 5 गुना से भी ज़्यादा है। नाटो के पास करीब 21,000 विमानों का ज़खीरा है। हेलीकॉप्टरों के मामलों में भी नाटो रूस से बहुत आगे है। अगर रूस की सेना के पास लगभग 550 हेलीकॉप्टर हैं, तो नाटो के पास लगभग 8,500 हेलीकॉप्टर हैं और तो और लगभग 12,500 टैंकों के साथ रूस के पास भले ही दुनिया में सबसे बड़ा टैंकों का बेड़ा हो, लेकिन जब नाटो के 30 देश साथ आते हैं तो रूस के टैंकों का बेड़ा छोटा पड़ जाता है, क्योंकि नाटो के पास 14,500 से ज़्यादा टैंक हैं। वहीं रूस की नौसेना के पास 605 जहाज़ हैं, जबकि नाटो देशों के पास 2,000 से ज़्यादा जहाज़ हैं। रूस के पास 70 पनडुब्बियां हैं, तो नाटो देशों के पास करीब 150 पनडुब्बियां हैं। अपनी इसी ताकत के दम पर नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी रूस को कड़ी चेतावनी दी। We will defend and protect every ally against any attack and every inch of NATO territory. And that's the reason also we have increased our presence in the eastern part of the alliance with thousands of more troops, ships and planes over the last weeks. और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि वहां के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास जंग तेज हो गई है। उन्होंने ट्विटर पर बताया है कि रूस की सेना परमाणु प्लांट पर कब्जा जमाने की कोशिश में है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि यूक्रेन की सेना रूस के सामने डटकर खड़ी है। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो जगह है जहां पर 1986 में दुनिया का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था। उस वजह से वहां खतरनाक रेडिएशन फैला और आज 35 साल बाद भी वहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। संदीप बोल हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या डिटेल्स और मिल रही है इस बारे में? देखिए, चेर्नोबिल में इस तरीके की स्थितियां हो सकती थी। यूक्रेन को इस बात का पता था और ये वजह है कि ये जंग छिड़ने से पहले जो है बाकायदा वहाँ पे यूक्रेन की सेना ने वहाँ पे एक्सरसाइज भी की थी और अब उसको जो है उस जगह को सीज करने की कोशिश जो है वो रशियन और उसके जो फोर्सेस हैं वो कर रही हैं, ऐसा ट्वीट किया गया है। जाहिर सी बात है कि 1986 में जो त्रासदी हुई है वो जो है अब उस इलाके में रूस जो है उसको बंद करने की कोशिश कर रहा है, उसको सीज करने की कोशिश कर रहा है। उनको ये लगता है कि शायद वहाँ उस प्लांट को दोबारा से शुरू किया जा रहा था या किया जाना है। इस तरीके की खबरें काफी समय से पहले आ रही थी, लेकिन अब इतना साफ है कि चेर्नोबिल जो है, जो कि घोस्ट टाउन कहलाता था, अब वहाँ पे भी जंग जबरदस्त तरीके से चल रही है। जी संदीप, आगे डिटेल्स और देते रहिएगा। इधर रूस की तैयारी तो यूक्रेन में दाखिल होने की काफी पहले से ही थी, लेकिन जैसे ही यूक्रेन में मार्शल लॉ का लगाने का ऐलान हुआ,
रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हो गई। दावा यह हुआ कि रूस की आक्रामक रणनीति का जवाब यूक्रेन भी आक्रामक अंदाज में ही देने की तैयारी में था। लेकिन कहते हैं जंग में पहले हमला करने वाले को हमेशा फायदा मिलता है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अचानक रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों ने यूक्रेन की सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दिया। बॉर्डर से अंदर दाखिल होने में रूस की फौज को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। कई किलोमीटर लंबा रूस की फौज का काफिला आगे बढ़ता चला गया। ये तस्वीरें यूक्रेन की पूर्वी सीमा के पास खार्किव की बताई जा रही हैं। विद्रोहियों के कब्जे वाले लुहांस्क और डोनेस्क प्रांतों के जरिए यूक्रेन की पूर्वी सीमा पहले से संवेदनशील थी। रूस ने दोनों राज्यों को मान्यता देने के साथ ही अपनी सेनाओं को यूक्रेन में भेज दिया था। इसके अलावा भी कई जगहों से रूस की फौज के ट्रकों, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के यूक्रेन की सड़कों पर चलने की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन में तबाही तब शुरू हुई जब बमबारी और मिसाइलों के हमले की खबरें यूक्रेन के लोगों में फैलने लगी। जिन लोगों ने अपनी आंखों से मिसाइलों को यूक्रेन की अलग अलग जगहों पर गिरते हुए देखा, उनके लिए तो ज़हन में वो तस्वीरें हमेशा के लिए कैद हो गईं। और कुछ लोगों ने ऐसे कुछ हमलों की तस्वीरें मोबाइल फोन में भी कैद कर ली, जो बाद में इंटरनेट पर वायरल हो गई। आसमान से अचानक कोई भारी सी चीज आती हुई दिखी। देखकर लगा जैसे वो एक मिसाइल थी जो यूक्रेन के एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही मिसाइल गिरी, हर कोई सन्न रह गया। पहले अंगारे उड़ते हुए दिखे और फिर काला धुआं जिसने पूरे आसमान को अपनी जद में ले लिया। ये एयरपोर्ट यूक्रेन के इवान शहर का बताया जा रहा है। इवान यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर है। पश्चिमी छोर के पास रूस की फौज तैनात नहीं है, लेकिन वहाँ तक भी रूस की मिसाइलें पहुँचती रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोग अपनी आंखों के सामने मिसाइलें गिरते हुए देख रहे थे। वो मिसाइलें जो फौज या आम शहरियों में फर्क नहीं कर रही थी। कोई भी बम और कोई भी मिसाइल कहीं भी गिर रहे थे। मतलब ये कि सबको जान का डर सताने लगा। अफरा तफरी और हंगामा पूरे यूक्रेन में दिखने लगा। लेकिन सवाल ये कि रूस को दिक्कत किस बात से है? क्यों उसने यूक्रेन पर हमला बोला? तो फसाद की जड़ है नाटो। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बना था आज से 72 साल पहले 1949 में। नाटो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे यूरोप, उत्तरी अमेरिका के 30 देशों का मिलिट्री अलायंस है। नाटो बनाया ही गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने के लिए। इसलिए रूस नाटो को अपने लिए खतरा मानता है। लेकिन उसका पड़ोसी यूक्रेन, जो 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है। मगर रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनने देना चाहता, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के दूसरे सदस्य देशों की सेनाओं की यूक्रेन में तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा। और रूस पहले ही पश्चिम में अपने पड़ोस से नाटो के सदस्य देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड नाटो के सदस्य हैं। अब अगर यूक्रेन भी नाटो से जुड़ गया तो अमेरिका की सेना रूस के पड़ोस तक आ जाएगी और रूस अपने पश्चिमी फ्रंटियर पर बुरी तरह घिर जाएगा। ऊपर से अमेरिका काफी वक्त से यूक्रेन को हथियारों के साथ सैन्य मदद भी दे रहा है। यूक्रेन और अमेरिका की इन्हीं नजदीकियों से रूस चिढ़ गया और दिसंबर में उसने यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए अमेरिका और नाटो के सामने ये मांग रख दी कि वो उसे ये गारंटी दें कि यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। रूस ने तब ये भी साफ कर दिया था कि यूक्रेन का मसला सिर्फ और सिर्फ तभी सुलझ सकता है जब नाटो उसके पड़ोस में यानी कि पूर्वी यूरोप में अपना विस्तार रोक दे। मतलब कि रूस ने मांग उठाई थी कि पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देशों से नाटो की सेना हटाए जाए। लेकिन पिछले महीने अमेरिका और नाटो दोनों ने रूस की सबसे बड़ी मांगे ये कहकर ठुकरा दी कि नाटो के दरवाजे हर देश के लिए खुले हैं और वो किसी भी देश को उससे जुड़ने से रोक नहीं सकते हैं। तभी से बात बिगड़ती चली गई और आज हालात जंग तक पहुंच गए। माना जा रहा है कि पुतिन ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो 30 साल पहले शीत युद्ध में हुई सोवियत संघ की हार का बदला लेना चाहते हैं। शीत युद्ध के खत्म होने के बाद यूरोप में रूस के ठीक बगल में सत्ता के जो समीकरण बदले, पुतिन उन्हें बदलना चाहते हैं। वो पूर्वी और मध्य यूरोप में रूस का एक ऐसा सिक्योरिटी जोन बनाना चाहते हैं जहां रूस की मर्जी के बिना एक पत्ता तक न हिले, क्योंकि शीत युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने तेजी से रूस के पड़ोस में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। ये हुआ नाटो के जरिए। सोवियत संघ के टूटने के बाद एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे रूस के पड़ोसी नाटो का हिस्सा बन गए। इतना ही नहीं, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया,
बल्गेरिया, अल्बानिया जैसे देशों को भी नाटो ने अपने संगठन में शामिल करवा लिया। ये देश सोवियत संघ के टूटने से पहले उसकी अगुवाई वाले ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा हुआ करते थे। नाटो का सदस्य बनने का मतलब साफ है, अमेरिका की टीम में शामिल होना, क्योंकि नाटो में शामिल होने वाले देश में अमेरिका और नाटो के बाकी सदस्य देशों की सेनाएं तैनात हो सकती हैं। उनकी सेना के साथ मिलकर ड्रिल कर सकती है। नाटो देश हथियार और ट्रेनिंग भी साझा करते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि नाटो के किसी भी सदस्य पर अगर हमला हो जाए तो उसके सभी सदस्य देश एकजुट हो जाते हैं। इसी वजह से रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा प्लान भी है। असल में व्लादिमीर पुतिन सोवियत संघ का खोया रुतबा रूस को वापस दिलाना चाहते हैं। इसे वो कहते हैं नया रूस, न्यू रशिया। और यूक्रेन तो रूस का सिर्फ पड़ोसी ही नहीं है, बल्कि दोनों देशों का रिश्ता उससे कहीं बढ़कर है। रूस और यूक्रेन का इतिहास एक ही है, आज से नहीं 9वीं सदी से। यूक्रेन 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए उसका और रूस का समाज और संस्कृति भी जुड़ी हुई है। यूक्रेन में रूसी भाषा भी बोली जाती है और रूस साथ ही यूक्रेन के बहुत से लोगों के पारिवारिक रिश्ते हैं। इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मानते हैं कि रूस के लोग और यूक्रेन के लोग एक ही देश हैं। इतना ही नहीं, वो तो ये तक कह चुके हैं कि यूक्रेन के एक अलग आज़ाद देश बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो मानते हैं कि सोवियत संघ का टूटना सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी और यूक्रेन को रूस से अलग करना शीत युद्ध में हुई एक गलती थी, और जब गलती थी तो उसे सुधारने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मतलब जब रूस यूक्रेन को अलग देश के तौर पर देखता ही नहीं, उसे अपना हिस्सा मानता है, तो वो उसे नाटो में तो क्या कहीं और शामिल होने ही नहीं देगा।